नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, एक हिंदी की फिल्म है शोले। शायद भारतीय फिल्म इतिहास के ऊपर अगर हम नजर डालें, जब से भारतीय फिल्में बननी शुरू हुई हैं और अभी तक टिल डेट, ये एक ऐसी पिक्चर है जिसके सबसे ज्यादा डायलॉग्स ना सिर्फ उस समय पर मशहूर हुए, बल्कि आज भी इस फिल्म के डायलॉग्स का यदा कदा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो ही जाता है। आज अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत भी मैं शोले फिल्म के उस डायलॉग से करना चाहूंगा जहां पर कि एक और धर्मेंद्र को बांधा होता है डाकू गब्बर सिंह ने, और वो हेमा मालिनी जो बसंती का रोल जिसने प्ले किया, तो गब्बर सिंह बसंती को बोलता है कि जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी, और जब तुम्हारे पैर रुकेंगे तो बंदूक चलेगी। तो साहब, कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र की सरकार और शरद पवार जो मराठा क्षत्रप हैं, उनकी चिर परिचित और जो उनकी एक जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है इस देश का प्रधानमंत्री बनने की, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। सवाल आ सकता है कि भाई महाराष्ट्र सरकार का उनके प्रधानमंत्री बनने से क्या संबंध है, लेकिन आप देखिए कि जब से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर यह सरकार बनाई। हालांकि वो पूरा का पूरा इनिशिएटिव शरद पवार का ही था। शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के चेयरमैन भी हैं, उसका निर्माण किया, महाराष्ट्र में सरकार बनी, तीनों पार्टी मिलकर ये सरकार चला रही हैं। लेकिन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का जब एक हनीमून पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक यह सरकार हिचकोले खा रही है। यदा कदा ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भाई अब इस सरकार के दिन पूरे हो गए, अब ये सरकार गिरने वाली है। बहुत से लोग घोषणा करते हैं कि भाई अब ये सरकार नहीं चल पाएगी। हमने भी अपने एक कार्यक्रम में ये बोला था कि महाराष्ट्र सरकार चलना अब मुश्किल है, हो सकता है महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए। लेकिन साहब, बावजूद इसके कि कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी से नाराज है, एनसीपी शिवसेना से नाराज है, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस से नाराज है, सब आपस में गुत्थम गुत्था हैं, लेकिन इस सरकार को बचाने में अगर एक व्यक्ति जो बीच में दीवार बनकर खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम है शरद पवार। वो शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक जाना माना नाम है, और महाराष्ट्र से अगर बाहर निकले तो दिल्ली की सत्ता के गलियारों में एक जाना माना नाम है। हालांकि उनकी प्रधानमंत्री बनने की लालसा कितनी बड़ी ही हो, कितनी ही प्रबल हो, कितनी ही बलवती हो, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र की सीमाओं से बाहर निकलते हैं या जैसे ही दिल्ली की सत्ता के गलियारों से बाहर निकलते हैं, तो आपको शरद पवार की स्वीकार्यता या इवन शरद पवार को कितने लोग जानते हैं देश भर में, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन साहब, इच्छा तो इच्छा है, इच्छा के ऊपर तो किसी का कोई जोर चल नहीं सकता। तो वो शरद पवार जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो शरद पवार जिन्होंने इस देश में 10 साल तक कृषि मंत्री का पदभार संभाला, कृषि मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वो शरद पवार जो कि राजनीति से अलग हटकर अगर खेल के क्षेत्र में भी जाएं तो वो ना सिर्फ बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रहे, वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष रहे। और इसके अलावा मैंने अपने कल के वीडियो में भी जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में जितना भी बैंकिंग क्षेत्र है, सहकारी बैंक है, उसके ऊपर भी उनके चाहने वालों का, या जिसको बोलना चाहिए शरद पवार एंड कंपनी का, कमोबेश पूरा कब्जा रहा है। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र की तो कम से कम हम कह ही सकते हैं कि कृषि क्षेत्र के ऊपर भी या किसानों के ऊपर भी शरद पवार का पूरा दबदबा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री की रेस में होते होते भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, मैं बात कर रहा हूं जब चुनाव प्रचार के दौरान ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी
उनकी असामयिक मृत्यु हुई, वो दुर्घटना का या आप कहें कि आतंकवादी घटना का शिकार हुए। तो उसके बाद जब 3 नाम जो निकलकर आए सामने कांग्रेस के सामने कि कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, तो नरसिम्हा राव एनडी तिवारी के साथ तीसरा नाम शरद पवार का था। पर किस्मत में उनके प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा था, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि वो उनके साथ रक्षा मंत्री रहे, लेकिन रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी होती है जिसको वो कभी पाट नहीं सके। तो ये जो महाविकास अघाड़ी की सरकार सभी अंतर विरोधों के बावजूद भी आज महाराष्ट्र में चल रही है, तो उसका एकमेव कारण है शरद पवार की ये महत्वाकांक्षा, ये उच्चाकांक्षा। क्योंकि उनको ये नजर आता है कि अगर वो महाराष्ट्र की पावर से भी बाहर हो गए तो शायद वो आज भी वैसे उनके लिए दूर की कौड़ी है। जिस तरह से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्वीकार्यता है, उनका एक जो प्रभाव क्षेत्र है या जो एक आभा मंडल आज उन्होंने अपने आप में बनाया है, तो उसके चलते उनके अलावा किसी और की कितनी एक आशा है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। और अपने जीवन के 81वें वर्ष में शरद पवार जी चल रहे हैं, प्रभु उनको लंबी आयु दें, हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं उनकी लंबी आयु के लिए। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है, क्या 2024 में ऐसी परिस्थितियां हैं कि शरद पवार अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए एक कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं? क्योंकि जब उनके घर पर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक मीटिंग हुई, मीटिंग आहूत की थी, मीटिंग बुलाने वाले थे यशवंत सिन्हा, उसमें विपक्ष की बहुत सी पार्टियों ने हिस्सा लिया। हालांकि जितने भी लोग वहां पर आए उनमें से कोई भी ऐसा प्रमुख चेहरा नहीं था कि जो कि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सके कि उस मीटिंग को हम एक सफल मीटिंग की श्रेणी में रख सकें। मीटिंग असफल ही मानी जाएगी। लेकिन उस मीटिंग में कांग्रेस का ना होना, यह कांग्रेस को बहुत चुभ गया। अब साहब पीके तो लगातार जो ममता बनर्जी के दूत हैं, शरद पवार जी के संपर्क में हैं ही। उनकी बंबई में मुलाकात हुई और जिस समय पर यह मीटिंग हुई थी उस दौरान में भी अगर हम 48 घंटे का वो 2 दिन 2 रात का ड्यूरेशन देखें तो पीके और शरद पवार की 3 बार मुलाकात दिल्ली के अंदर हुई। वो मुलाकात इस मीटिंग से पहले भी हुई और वो 2 मुलाकातें इस मीटिंग के बाद भी हुई। अब वो कांग्रेस से कहीं से संदेश आया या पीके ने कुछ गुरु मंत्र शरद पवार के कान में फूंका, यह तो शरद पवार बता सकते हैं, पीके बता सकते हैं, भगवान को मालूम होगा। हम तो कयास लगा सकते हैं साहब कि कहीं ना कहीं से उनको यह भान हुआ, उनको यह आभास हुआ कि वहां पर जो उन्होंने कांग्रेस को ना इस बैठक में नहीं बुलाया, तो उसके बाद से जो महाराष्ट्र की सरकार में पहले से ही उनके प्रदेश अध्यक्ष, मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, नाना पटोले का जो बयान देकर जो एकदम उन्होंने एक रिपल सा क्रिएट कर दिया था महाराष्ट्र की राजनीति में कि आने वाले समय में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। अब इसके ऊपर तुर्रा मारा था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, जब उन्होंने शिवसेना की वर्षगांठ के अवसर पर जब अपने शिव सैनिकों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई इस समय पर अगर आप अकेला लड़ने की सोच रहे हो तो जनता के जूते खाने पड़ेंगे। अब उस टाइम पर भी शरद पवार के जो दूत शिवसेना में बैठे संजय राउत, तो वही संजय राउत सामने आए और उन्होंने ना केवल एनसीपी का बचाव किया, कांग्रेस का बचाव किया, लेकिन सभी चीजों के ऊपर एक मुलम्मा सा चढ़ाने की कोशिश करी। तो वापस से फिर से लौटते हैं कि शरद पवार का अभी जो उस मीटिंग के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पत्रकारों के सामने जब उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में अगर कोई वैकल्पिक फोर्स, कुछ वैकल्पिक चेहरा या एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक ग्रुप खड़ा करना है तो कांग्रेस उसका अभिन्न अंग होगी, कांग्रेस के बिना वो सोचा भी नहीं जा सकता। यहां पर उन्होंने
शायद उनके घर में जो बैठक हुई, उस बैठक में कांग्रेस का जो आहत हुआ मन, उसको उन्होंने पुचकारने की कोशिश की, उस पर मलम्मा चढ़ाने की कोशिश की। वो यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का जो बयान था अकेले लड़ने का, उन्होंने उस बयान का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि अकेले लड़ना या अपनी पार्टी का विस्तार करना यह किसी भी राजनीतिक पार्टी का सर्वसिद्ध अधिकार है, और अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना विस्तार करने का अधिकार है। तो यहां उन्होंने कांग्रेस का बचाव किया, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने एक बार से फिर लड़खड़ाती हुई महाराष्ट्र सरकार को एक सहारा दिया, उसको फिर एक बार गिरने की राह पर जो वो चल रही थी, उस राह पर जाने से रोका। यानी फिर से महाराष्ट्र की सरकार शरद पवार के इस बयान से एक बार फिर से खड़ी हो गई। लेकिन आप देखिए, मन की भावनाएं तो मन की भावनाएं होती हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो गठबंधन का एक वैकल्पिक चेहरा, उस आने वाले गठबंधन का 2024 के चुनावों के लिए, क्या वो उसका गठबंधन का चेहरा बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमने तो इसकी अभी तक चर्चा नहीं की है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, और मैं उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें मजबूत करने के लिए कदम उठाऊंगा। यानी अगर बातों का निहितार्थ देखें तो यहां फिर एक बार शरद पवार ने इस बात को स्वीकारा ढके छुपे शब्दों में कि अगर कल को उनको नेतृत्व के लिए कहा जाएगा, मार्गदर्शन देने के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन यहां यह बात उल्लेखनीय है कि पिछले 3-4 महीनों के महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर अगर हम नजर डालें तो जिस तरह से बहुत से शिवसेना के लीडर्स का, उनके नेताओं का पाला बदल हुआ है और वो एनसीपी में आए हैं, इस बात को लेकर शिवसेना के अंदर बहुत ही नाराजगी है, रोष है। यहां तक कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस बारे में कह चुके हैं कि शरद पवार उनकी पार्टी को कमजोर करने की कवायद में लगे हुए हैं। अब इतने अंतर विरोधों के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार चल तो रही है। अब ये अंतर विरोध बने रहेंगे या इन अंतर विरोधों के चलते कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी आने वाले भविष्य में कि महाराष्ट्र की सरकार के तीनों जो धड़े हैं, एमवीए के जो तीनों धड़े हैं, उनके अंदर आपस में कुछ रिफ्ट पैदा होगा या कोई बाहर चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, इसके ऊपर आप बड़ा एक वन लाइनर अगर हम कहें तो आज की तारीख में इस सरकार को बचाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत शरद पवार और एनसीपी को है, क्योंकि शिवसेना के पास कोई कुछ भी कहता रहे, दोबारा से घर वापसी की ऑप्शन खुली है। वो उस ऑप्शन में मैं बात कर रहा हूं कि उनके वापस भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की परिस्थिति एक उत्पन्न हो सकती है। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस सरकार का जो हिस्सा है, उसमें जो सोचकर, जिस मलाई को सोचकर कांग्रेस ने इस सरकार को अपनाया था, इसका हिस्सा बनी थी कांग्रेस, वो मलाई, वो मंत्रालय, वो उनकी बातें या उनकी योजनाओं का जो क्रियान्वयन, ऐसा कुछ कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है। भले ही वो इस सरकार में अगर उनको ना भी रहना पड़े तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र सरकार गिरना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब उसके महाराष्ट्र के लेवल पर अगर हम देखें तो उसके क्षेत्रीय या प्रादेशिक कारण भी हो सकते हैं, और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उसमें एनसीपी के चीफ शरद पवार बाबू की महत्वाकांक्षा और उच्चाकांक्षा भी शामिल है, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव और लोकसभा के चुनाव लगभग साथ हैं। इधर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और उधर महाराष्ट्र के चुनाव की तैयारी हुई। तो यानी उनको लोकसभा के चुनाव तक पूरी कोशिश रहेगी उनकी कि महाराष्ट्र की सरकार चलती रहे। अब देखना बहुत रोचक रहेगा कि इस लुका छिपी के खेल में और इस शह मात के खेल में
कौन कितना कामयाब हो सकता है, शरद पवार, कांग्रेस या शिवसेना के उद्धव ठाकरे। हम इस सब के ऊपर अपनी नजर बनाकर रखेंगे। अगर आपको आज का हमारा आकलन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।